हेलो एवरीवन। तो इंडियन पॉलिटी के लेक्चर में हम लोग आज से आर्टिकल 1 से स्टार्ट करेंगे और एक एक करके जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं उसको देखेंगे। तो आज का जो पहला लेक्चर है हमारा जब स्टार्ट होता है पॉलिटी का मेन, जहाँ से आर्टिकल 1 शुरू होता है, दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक कवर होता है। तो एक एक करके हम आर्टिकल 1 से 4 तक अभी देखेंगे, कुछ प्रोविजंस देखेंगे और कुछ डिबेट्स को भी देखेंगे रिगार्डिंग दिस आर्टिकल्स। तो आर्टिकल 1, ये जो बोल्ड लेटर में दैट इज द हेडिंग। आर्टिकल 1 नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन इज द हेडिंग। ये क्लॉज है। आर्टिकल 1 क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्लॉज 3 और ये सब क्लॉज हैं ए बी एंड सी। सो आर्टिकल 1 नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन को कवर करता है और आर्टिकल 1 के क्लॉज 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। The states and the territories thereof shall be as specified in the first schedule. The territory of India shall comprise the territory of the states, the union territories specified in the first schedule, such other territories as may be acquired. तो पहले आर्टिकल के पहले क्लॉज में लिखा हुआ है, भारत का नाम दिया हुआ है, या तो इंडिया बोलो या फिर भारत बोलो, दोनों कह सकते हैं। और ये क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, एक यूनियन होगा। सेकंड क्लॉज में ये लिखा गया है कि जो स्टेट्स एंड द टेरिटरीज, जो भी स्टेट है भारत में और जो भी टेरिटरीज है भारत में, शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो हमने फर्स्ट शेड्यूल में देखा था, एक्सप्लेनेशन टू आर्टिकल 1 था और फर्स्ट शेड्यूल में उनके नाम लिखे गए हैं। द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कॉम्पराइज। अब टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या होगा, द टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, स्टेट्स की जो भी एरिया है, यूनियन टेरिटरीज एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, और कोई भी वैसी टेरिटरी जो भारत इन फ्यूचर में एक्वायर करता है वो भी यहाँ पे स्पेसिफाई किया जाएगा। तो अब चलते हैं डिबेट के रिगार्डिंग। ये तो था आर्टिकल 1 में जो लिखा हुआ है। अब क्या हुआ कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी तो एक डिबेट स्टार्ट हो गया था रिगार्डिंग द नेम ऑफ द कंट्री। तो आर्टिकल 1 हमें पता है डील्स विद द नेम एंड द टाइप ऑफ पॉलिटी। पॉलिटी कैसा होगा, यूनियन होगा, और नेम ऑफ द स्टेट दैट इज इंडिया, दैट इज भारत। तो कोई एक यूनानिमिटी नहीं बन पाया था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिगार्डिंग वन नेम ऑफ द कंट्री। कुछ लोग बोलते थे कि हमारा ट्रेडिशनल नेम भारत ही रहना चाहिए और कुछ लोग बोलते थे नहीं, मॉडर्न नेम इंडिया होना चाहिए। इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया, दोनों का मिक्स अडॉप्ट किया। जिसे इंडिया बोलना है इंडिया बोले, जिसे भारत, तो दोनों नाम अडॉप्ट किया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इसलिए आर्टिकल 1 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसके बाद स्टार्ट होता है डिबेट रिगार्डिंग यूनियन एंड फेडरेशन। हमें पता है कि इंडिया में जो पावर है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट्स। एक सेंटर है और एक स्टेट्स है, तो कुछ पावर सेंटर के पास भी है, कुछ पावर स्टेट्स के पास भी है। तो ये तो फेडरल फीचर है। तो फिर फर्स्ट आर्टिकल में ये क्यों लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, उसे तो लिखना चाहिए था फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज यूनियन ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर। इसलिए इंडिया क्या होता है, ना ही पूरी तरह से यूनियन है ना ही पूरी तरह से फेडरल है। इंडिया को कहते हैं हम लोग क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ पॉलिटी भारत में है। अब जो ऐसा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है कि हम लोग फेडरल होके भी यूनियन कहते हैं, ऐसा क्यों है, इसके पीछे जो है, जो भी एक्सप्लेनेशन है वो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स लाइक अमेरिकन फेडरेशन। अब अमेरिका कैसे बना था, वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट्स थे, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, ये सब स्टेट्स थे। तो इन सारे स्टेटों ने मिल के एक एग्रीमेंट किया और इस सिंगल एग्रीमेंट से अमेरिका बना। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो अमेरिकन फेडरेशन है वो इस प्रकार का है, लेकिन इंडियन फेडरेशन जो है वो अलग है। इंडियन क्या क्या है, पहले इंडिया है, और इंडिया जब कंट्री है उन्होंने क्रिएट किया इन स्टेट्स को, जम्मू कश्मीर, झारखंड, बिहार, ये सब मिलके इंडिया नहीं बना रहे हैं, इन्हें इंडिया ने क्रिएट किया है। द स्टेट्स हैव नो राइट टू सीड फ्रॉम द फेडरेशन। और ये जो फेडरेशन है हमारा पूरा इंडिया का, इसमें स्टेट्स को यह राइट नहीं है कि वो भारत से अलग हो जाए। इसीलिए हम लोग कहते हैं हमारा पॉलिटी स्ट्रक्चर जो है, हम लोग यूनियन कहते हैं, हमारा यूनिटी स्ट्रांग है यहाँ पे। हमारा स्टेट्स जो है वो ब्रेक अवे नहीं कर सकते हैं इंडियन यूनियन से।
तो इंडियन फेडरेशन इज ए यूनियन बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल। हम लोग यूनियन इसलिए हैं क्योंकि हम लोग इनडिस्ट्रक्टेबल है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। जबकि ऑल्दो देयर आर सेपरेट प्रोविजंस फॉर स्टेट्स इन पार्ट 11 एंड 5th एंड 6th शेड्यूल, हमने देखा था 5th शेड्यूल में भी अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग पावर्स है, अलग अलग प्रोविजंस है, पावर को बांटा गया है। तो हम लोग फेडरेशन भी इसीलिए क्वासी फेडरल कह रहे हैं हम लोग regarding the travel areas of the states. So this was the debate regarding union and federation. नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सा एक्सप्रेशन ज्यादा बड़ा है, यूनियन ऑफ इंडिया ज्यादा बड़ा है या टेरिटरी ऑफ इंडिया ज्यादा बड़ा कहलाएगा। तो द टर्म टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ वाइडर एक्सप्रेशन एज इट इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरीज एंड एरियाज एक्वायर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फ्यूचर। यूनियन ऑफ इंडिया क्या हुआ, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो हमारा भारत है, और यहाँ पे जो हमारे स्टेट्स हैं, केवल उसको हम लोग बोलते हैं यूनियन ऑफ इंडिया, बिकॉज आर्टिकल में लिखा है केवल यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ यूनियन टेरिटरीज नहीं लिखा है। तो यूनियन टेरिटरीज को इंक्लूड किया जाता है तुम्हारा टेरिटरी ऑफ इंडिया ये शब्द में, जो क्लॉज 3 में तुम्हें देखने को मिला है आर्टिकल 1 का। और टेरिटरी ऑफ इंडिया इसलिए बड़ा एक्सप्रेशन है देन यूनियन ऑफ इंडिया क्योंकि इन फ्यूचर सपोज कोई एरिया एक्वायर कर लेती है इंडिया, तो उसको भी तो मिलाना होगा, तो ये टेरिटरी ऑफ इंडिया कहलाएगा। ये तो यूनियन ऑफ इंडिया में नहीं आएगा जब तक ये स्टेट नहीं बनेगा, इसलिए टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो वाइडर एक्सप्रेशन है देन यूनियन ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन होता है हाउ कैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर फॉरेन टेरिटरी, सपोज यहाँ पे कोई टेरिटरी है, इसे कैसे एक्वायर करेगी इंडिया, या तो सेसेशन कोई ट्रीटी कर ले, पर खरीद ले, गिफ्ट में मिल जाए, जनमत संग्रह प्लेबिसाइड करा ले, या सीज कर ले इस एरिया को, या फिर ऑक्यूपेशन, कोई रूलर है यहाँ पे और वो ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, वो मर गया उड़ गया, तो इस एरिया को वो ऑक्यूपाई कर लेती है। कन्क्वेस्ट और सब्जुगेशन, वही बाय वॉर और सब्जुगेशन, जैसे कि दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, सिक्किम, ये सबको आजादी के बहुत बाद इंडिया में सब्जुगेट किया गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 1। लेट्स मूव टू आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 कहता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, ये तो हेडिंग है। फिर आर्टिकल 2 में फर्दर ये प्रावधान है कि पार्लियामेंट बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। देखो आर्टिकल 2 यहाँ पे कर रहा है एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। दिस इज इंडिया, सपोज दिस इज इंडिया, यहाँ पे कोई टेरिटरी है, ठीक है। अब इस टेरिटरी को इंडिया ने क्या किया, एक्वायर कर लिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 का क्लॉज नंबर 3। अब एक्वायर करने के बाद इसे तो एडमिट करना पड़ेगा, इंडियन यूनियन में बनाना पड़ेगा, तो ये पावर आर्टिकल 2 देता है कि पार्लियामेंट जो है हमारी वो एक लॉ बना सकती है और इस टेरिटरी को एडमिट कर सकती है इंडियन यूनियन में, और स्टैब्लिश कर सकती है इसको एज ए न्यू स्टेट भी बोल सकती है कि नया स्टेट बन गया, ऑन एनी टर्म्स एंड कंडीशंस दैट इट थिंक्स फिट, पार्लियामेंट जैसा समझे उस तरह से इसे इंडियन यूनियन में मिला सकती है। तो आर्टिकल 2 जो है वो दो पावर देता है पार्लियामेंट को, पहला एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स व्हिच ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब ये स्टेट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, पहले से यहाँ पे था, तो इसे एडमिशन मिल गया इंडियन यूनियन में। एंड पावर टू स्टैब्लिश न्यू स्टेट व्हिच डू नॉट एग्जिस्ट, अब सपोज यहाँ पे कोई टेरिटरी है, ये कोई स्टेट स्टेट वगैरह कुछ नहीं है, अब इस टेरिटरी को सिंपल है इंडिया ने ले लिया, हमारा कॉन्कर कर लिया और स्टैब्लिश कर दिया नया स्टेट, बोल दिया कि नया राज्य है और ये पूरा इंडिया है। तो ये दो पावर मिल जाता है तुम्हारा आर्टिकल 2 से। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल 2 जो है वो न्यू स्टेट से डील करता है विच आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। ये लोग जो टेरिटरी था ये पहले से पार्ट नहीं था इंडिया का, इसे पार्ट बनाया गया, पहले एक्वायर किया गया थ्रू आर्टिकल 1 क्लॉज 3, आर्टिकल 2 यूज करके इसे यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल किया गया। वहीं जब हम लोग आर्टिकल 3 आगे देखेंगे तब हम लोग देखेंगे कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट है जैसे महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, वो सबसे वो डील करेगा, उनके रीएडजस्टमेंट से डील करेगा। सो लेट्स मूव टू आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 यहाँ पे डील करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। यहाँ पे कहा गया है पार्लियामेंट बाय लॉ फॉर्म ए न्यू स्टेट, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, alter the boundary of any state, alter the name of any state. So suppose this is India
अब हमने देखा था कि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, ठीक है। तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, कोई लॉ बना सकती है इस स्टेट के लिए, और इस स्टेट का जो बाउंड्री है उसको चेंज कर सकती है। अब जैसे कि हमें पता जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, इसे डिवाइड कर दी, लद्दाख अलग हो गया और जम्मू एंड कश्मीर अलग हो गया। फिर इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, बोल सकती है कि जम्मू एंड कश्मीर यहाँ से यहाँ नहीं, अब यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज भी कर दी। या फिर डिमिनिश कर सकती है, बोलती है नहीं ये जो एरिया ये जम्मू कश्मीर का नहीं है, अब यहाँ से यहाँ तक का एरिया केवल जम्मू कश्मीर का है, डिमिनिश भी कर सकती है। ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, ऑल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है इस बाउंड्री को। ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, अब कोई भी स्टेट, जैसे सपोज उत्तराखंड, पहले उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था, उसका नाम चेंज करके उत्तराखंड रख दिया गया। तो ये सब पावर है तुम्हारा आर्टिकल 3 के अंदर पार्लियामेंट कर सकती है। तो याद कैसे रखना है, फॉर्म एनी स्टेट एफ, increase the area of any state I, diminish the area of any state D, alter the boundary of any state A, alter the name of any state A। तो ये आर्टिकल याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फिदा याद रखना पड़ेगा, FIDA। एफ से फॉर्म ए न्यू स्टेट, आई से इंक्रीज ए न्यू स्टेट, डी से डिमिनिश, ए से ऑल्टर, ए से ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। फिदा, फिदा याद रखना, याद हो जाएगा ये आर्टिकल। लेकिन कौन कौन से कंडीशंस रिक्वायर्ड होते हैं बाय द पार्लियामेंट टू डू दिस थिंग्स। तो पार्लियामेंट में सबसे पहले एक बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और ये बिल तभी इंट्रोड्यूस होगा जब प्रेसिडेंट इसे प्रायर रिकमेंडेशन दें। इस बिल को मतलब इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट का परमिशन चाहिए होगा। और प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द बिल, जब ये बिल इंट्रोड्यूस होगा तो कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानसभा में जाएगा, और वहां पे जो स्टेट का बात हो रहा है, जिसका एरिया चेंज करना है, नाम चेंज करना है या कुछ भी करना है, उनसे व्यूज लिया जाएगा और उन्हें व्यूज प्रकट करना पड़ेगा विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड। अब स्टेट ने अपना व्यू दे दिया कि हम नहीं चाहते हैं कि मेरा हमारा नाम बदला जाए या हमारा बाउंड्री चेंज किया जाए। तो प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कोई जरूरी नहीं है कि जो व्यू रखा गया है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा प्रेसिडेंट के सामने प्रेसिडेंट उसको माने। तो प्रेसिडेंट में इधर एक्सेप्ट और रिजेक्ट देयर व्यूज। But in case of union territories, there is no need for such a reference by the president। अब देखो यूनियन टेरिटरीज को तो गवर्नर्स रूल करते हैं, प्रेसिडेंट के रूल के अंडर डायरेक्ट है, तो फिर ऐसा प्रावधान यूनियन टेरिटरीज के लिए नहीं है। Thus, president can redraw the political map of India। इसलिए प्रेसिडेंट जो है पूरा पॉलिटिकल मैप, जिस तरह हम आज झारखंड देख रहे हो, बिहार देख रहे हो, उसको पूरा ऑल्टर कर सकती है, उसका स्ट्रक्चर को ऑन इट्स विल। इसलिए कहा गया है कि जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट, कोई भी स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है, झारखंड स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है, बिहार स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है, और जो झारखंड का जो तुम बाउंड्री लाइन देख रहे हो, ये सब देख रहे हो, इट इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये नहीं गारंटी करती है कि झारखंड एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। Therefore, India is an indestructible union of destructible states। मतलब पूरा इंडिया से कोई स्टेट अलग नहीं हो सकता है, लेकिन अंदर के जो स्टेट्स हैं वो बदले जा सकते हैं, वो खत्म किए जा सकते हैं, वो मर्ज किए जा सकते हैं, लेकिन कोई भी इंडियन यूनियन से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन यूएसए में क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट्स इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। वहां के जो स्टेट्स है, न्यूयॉर्क स्टेट, वॉशिंगटन स्टेट, ये सब गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है। उनका ना ही बाउंड्री चेंज किया जा सकता है, उनको ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसलिए यूएसए को कहा जाता है कि इट इज एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन। वहां के भी स्टेट अलग नहीं हो सकते यूएसए से, ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, और ना ही वहां के स्टेट्स को खत्म किया जा सकता है। So this was all about Article 3. Let's move further and deal with Article number 4. Article 4 कहता है कि laws made under Article 2 and 3 to provide for the amendment of the first and fourth schedule and supplemental, incidental and consequential matters। देखते हैं क्या कहता है। The Constitution through Article 4 itself declares that laws made for admission or establishment of new states under Article 2 and formation of new states, alteration of areas, boundaries, or names of existing states under Article 3 are not to be considered as amendments of the Constitution। आर्टिकल 4 ये बोलता है कि हमने जो भी स्टेट में चेंज किया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल एंड आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 में हमने क्या किया, किसी टेरिटरी को इंडियन यूनियन में शामिल किया, एग्जिस्टिंग टेरिटरी को, या फिर कोई स्टेट को ही हमने क्रिएट कर दिया आउट ऑफ द इंडिया और उसे इंडिया में मिला लिया।
आर्टिकल 3 देता है कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं इंडियन यूनियन का, उसमें जो भी राज्य है उनका जो बाउंड्री है, उनका जो नाम है, ये सब भी कुछ चेंजेस अगर होता है आर्टिकल 2 एंड 3 में, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं कहलाएगा। और ऐसे लॉज जो हैं, ऐसे चीज जो है विल बी पास्ड बाय ए सिंपल मेजोरिटी, और एक ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस करके पार्लियामेंट में ऐसा काम किया जा सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 4। तो देखते हैं कुछ कुछ डिबेट्स देखते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन उठता है कि डज द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ a state under article 3 also includes the power to cede Indian territory to a foreign country? तो देखो, सपोज दिस इज बांग्लादेश और यहाँ पे है वेस्ट बंगाल का एरिया। तो वेस्ट बंगाल में कुछ टेरिटरी ऐसा है। तो आर्टिकल 3 में जो कहा गया है कि आप किसी भी स्टेट के बाउंड्री को चेंज कर सकते हैं। तो अगर ये बॉर्डर एरिया, ये बांग्लादेश है और ये वेस्ट बंगाल है हमारा, और इस बॉर्डर को चेंज करना है स्टेट का, मतलब ये सब जो टेरिटरी है, सपोज ये बांग्लादेश में चला जाएगा, कुछ टेरिटरी बांग्लादेश से इंडिया में आ जाएगा, ये बाउंड्री चेंज करना है। तो क्या आर्टिकल 3 यही ये पावर भी देता है कि किसी फॉरेन टेरिटरी को, बांग्लादेश को, ये वाला टेरिटरी चला जाए? क्या ये पावर भी है पार्लियामेंट के पास अंडर आर्टिकल 3? तो देखते हैं, ये डिबेट था और इसके अंदर क्या क्या होता है, क्यों डिबेट शुरू होता है, सब कुछ क्लियर करते हैं। तो 1952 में पाकिस्तान जो था वह एक ऑफिशियल डिस्प्यूट रेज करता है और बोलता है कि उनका एक टेरिटरी है बेरूबारी। अब क्या है, दिस इज सपोज बांग्लादेश एंड दिस इज वेस्ट बंगाल। तो बांग्लादेश उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान। तो एक जगह था यहाँ पे जिसका नाम था बेरूबारी, और इसे एनक्लेव कहते हैं, छोटे छोटे एरिया होते हैं, इसे एनक्लेव्स कहा जाता है। तो बेरूबारी इज एन एनक्लेव ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान बोलता है कि ये जो बेरूबारी नाम का जगह जो वेस्ट बंगाल में है, ये बिलोंग करता है इसको, पाकिस्तान को। तो 1958 में ये जो डिस्प्यूट रेज किया गया था बाय पाकिस्तान, इसे सॉल्व करने के लिए नेहरू और नून एग्रीमेंट होता है। नून उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर होता है पाकिस्तान के, और दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जहां पे नेहरू डिसाइड करते हैं टू सीड अवे टेरिटरी टू पाकिस्तान। अब वो बोलते हैं ठीक है, ये जो टेरिटरीज जो आप क्लेम कर रहे हो वो हम पाकिस्तान को दे देंगे, ऐसा नेहरू ने कहा। लेकिन एक डायलेमा राइज होता है कि कैसे देंगे। क्या आर्टिकल 3 अलाउ करता है मुझे टू सीड अवे माय टेरिटरी टू ए फॉरेन कंट्री? क्या आर्टिकल 3 के अंदर हम यहाँ पे बाउंड्री चेंज करके ये टेरिटरी पाकिस्तान को दे सकते हैं? तो यह जानने के लिए क्या हुआ, एक पावर होता है प्रेसिडेंट के पास कि प्रेसिडेंट को नेहरू जी बोलेंगे कि आप जाइए और सुप्रीम कोर्ट से यह पूछिए कि कैसे हम ये चीज कर सकते हैं। तो उसे कहते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, और यह पावर दिया जाता है प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 143 यूज करके प्रेसिडेंट साहब ने सुप्रीम कोर्ट को यह क्वेश्चन डाला, और सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लाई दिया और कहा कि that a constitutional amendment under article 368 had to be brought to cede away territory। आप भले इंटरनल एडजस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन जब आप बात कर रहे हो कि यहाँ पे आप एक टेरिटरी ही दे दोगे पाकिस्तान को, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368 यानी स्पेशल मेजोरिटी से लाके पास करना ही पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 3 डज नॉट इंक्लूड सेसेशन। क्योंकि आर्टिकल 3 में कहीं भी नहीं लिखा है सेसेशन शब्द कि आप दे सकते हो एक टेरिटरी दूसरे फॉरेन कंट्री को, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और इसके अकॉर्डिंग 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में 1960 में, और यह एक्ट पास भी हो जाता है। और इस बेरूबारी यूनियन केस जो 1960 का था, इसके बाद हमें पता चला कि वी नो द डिफरेंस बिटवीन सेपरेटिंग ए टेरिटरी, एक टेरिटरी को सेपरेट करने में, और सीड करने के बीच में अंतर है। और आर्टिकल 3 जो है वो सीड अवे का टेरिटरी को पावर नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या ये डिस्प्यूट सॉल्व हुआ। और यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। तो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमने देखा 1960 जो है यह पास हो गया। लेकिन पास होने के बाद क्या होता है, वो बिल जाता है तुम्हारे प्रेसिडेंट के पास, साइन होता है और गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाई होता है। जब तक कोई भी बिल गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाई नहीं हो, वो एक्ट नहीं बनता है। तो यह बिल पास तो हो गया पार्लियामेंट से, लेकिन क्या वह गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाई ही नहीं हुआ ड्यू टू सेवरल रीजंस।
फिर 1969 में एक और केस आता है सुप्रीम कोर्ट, जहां पे बोलती है कि दैट द सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट between India and other country does not require a constitutional amendment and it can be done by executive action as it does not involve secession of Indian territory to a foreign territory। देखो, पेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर हम पूरी तरह से अपना टेरिटरी फॉरेन कंट्री को दे देते हैं तब हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का जरूरत है अंडर आर्टिकल 368। लेकिन जैसे सपोज दिस इज वेस्ट बंगाल एंड दिस इज बांग्लादेश, तो यहाँ पे कुछ टेरिटरीज भारत के भी थे एनक्लेव्स और कुछ बांग्लादेश के यहाँ थे। तो ये क्या है, ये डिस्प्यूट है, ये बाउंड्री डिस्प्यूट है कि कौन किसका है। ये ऐसा नहीं है कि टेरिटरी हम पूरा वेस्ट बंगाली बांग्लादेश को दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज ये बांग्लादेश को ऐसे चेंज हो जाएगा, ऐसे करके चेंज हो जाएगा, ये वाला भारत में आ जाएगा टेरिटरी, ये वाला जो है टेरिटरी बांग्लादेश में चला जाएगा। तो ये क्या है, सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट। और सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में कहा कि अगर हम बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल करें, जैसे आज हमारा चाइना के साथ है, लद्दाख वगैरह में है, तो क्या कल को अगर हम चाइना के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल करें लद्दाख में, पेंगोंग लेक वगैरह में, तो क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जरूरी होगा अंडर आर्टिकल 368? तो नहीं, 1969 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जरूरत नहीं होगा अगर हम कोई भी बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल करते हैं। तो वह सिर्फ एक गवर्नमेंट अपना ऑर्डर निकालेगी, एग्जीक्यूटिव एक्शन निकालेगी और वह सेटलमेंट हो जाएगा। बाय 1974 एक एग्रीमेंट होता है, उस समय बांग्लादेश क्रिएट हो गया होता है 1971 तक ही। तो अब ईस्ट पाकिस्तान इज नाउ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ एक एग्रीमेंट होता है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट की, ऐसा हम लोग करते हैं कि आपका एनक्लेव इसमें, इसका एनक्लेव इसमें। बट इसको भी सिग्नेचर नहीं मिलता है, यह भी सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। इस एग्रीमेंट 1974 एग्रीमेंट में ही एनक्लेव्स जो है वो एक्सचेंज होने वाले थे। जो बांग्लादेश के एनक्लेव्स इंडिया में थे वो वापस चले जाते हैं और जो इंडिया के एनक्लेव्स जो बांग्लादेश में थे वो उनका बाउंड्री हो जाता। वी वर सपोज्ड टू एक्सचेंज एनक्लेव्स व्हिच रिक्वायर्ड सेसेशन ऑफ टेरिटरीज। अब क्या हुआ 2015 में फाइनली जब मोदी जी आए और शेख हसीना जो उस वक्त बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी भी है, पार्लियामेंट पास, देखो अब क्या है इसमें, सेसेशन ऑफ टेरिटरी था कि हम ये जो एनक्लेव है ये पूरी तरह बांग्लादेश को दे रहे हैं। एक तरह से क्या हुआ, ये सेसेशन ऑफ टेरिटरी हो गया, ये डिस्प्यूटेड नहीं हुआ, ये टेरिटरी हम लोग दे रहे थे बांग्लादेश को। तो अब क्या होता है, 2015 में पार्लियामेंट पास करती है, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास होता है 2015 में, और इसी ही लैंड बॉर्डरी एग्रीमेंट करते हैं। और इसके अकॉर्डिंग हमने कुछ टेरिटरीज जो थे वेस्ट बंगाल में जो बांग्लादेश के थे वो टेरिटरी को बांग्लादेश को दे दिया। दिस वाज लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरह भारत में जो राज्य आज हम लोग देखते हैं किस तरह फॉर्म हुआ, इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो हिस्ट्री में भी पढ़ा था और हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था पॉलिटी में कि अर्ली डेज में पार्ट ए थे जहाँ पे 9 गवर्नर रूल्ड स्टेट्स है, पार्ट बी बनाया गया था जहाँ पे 9 प्रिंसली स्टेट्स थे, पार्ट सी था जहाँ 10 चीफ कमिश्नर रूल टेरिटरीज थे यानी यूनियन टेरिटरी, और पार्ट डी में अंडमान एंड निकोबार को रखा गया था। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर था ये टेम्पररी था, एडहॉक था, और एक नीड महसूस हो रहा था कि जो हमारा स्टेट क्रिएट होना चाहिए भारत में, राज्य क्रिएट होना चाहिए, वो एक फिक्स्ड फॉर्मेट पे होना चाहिए। बट द क्वेश्चन वाज वेदर द स्टेट मस्ट बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो ये जो स्टेट क्रिएट्स होंगे भारत में, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये जो आज हम लोग देख रहे हैं कैसे क्रिएट होंगे, क्या ये लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट होंगे कि कौन सा भाषा बोलते हैं लोग, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस कि इतने लोग इतने में है तो इतना एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो क्रिएट किया जाए। तो ये क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए बहुत सारी कमिटीज और कमीशंस को सेटअप किया गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो पहला कमिटी जिसका गठन किया गया था इस काम के लिए, उसका नाम था एसके धर कमिटी 1948 में। इस कमिटी ने रिकमेंड किया कि जो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन है, फिर से ऑर्गेनाइज करना है, स्टेट्स को बनाना है, दैट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रादर देन लिंग्विस्टिक बेसिस। इस कमिटी ने बोला कि नहीं, लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर स्टेट्स को क्रिएट करना अच्छी बात नहीं होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हम लोग स्टेट क्रिएट करेंगे उस बेसिस पे। नेक्स्ट कमिटी थी जेवीपी कमिटी 1949। इस कमिटी के रिपोर्ट का बहुत विरोध होता है। जेवीपी कमिटी 1949 में थे कौन, जेवीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभाई सीतारमैया, ये तीनों थे, इसलिए जेवीपी कमिटी कहा गया।
इस कमिटी ने भी रिजेक्ट किया, बोला कि नहीं, लैंग्वेज बेसिस नहीं होना चाहिए रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के। इसी बीच जब ये रिपोर्ट आया कि नहीं, लैंग्वेज बेसिस नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे डिमांड उठ रहे थे कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को क्रिएट करो। उसमें से जो मोस्ट प्रोमिनेंट आदमी थे जो एजिटेशन कर रहे थे, उनका नाम था पोट्टी श्रीरामल्लू। यह एक कांग्रेस पर्सन थे जो कि एक हंगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं, और 56th डे ऑफ हिज हंगर स्ट्राइक को उनकी डेथ हो जाती है व्हाइल प्रोटेस्टिंग एंड डिमांडिंग तेलुगु स्पीकिंग स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का ये डिमांड कर रहे थे कि आंध्र प्रदेश को क्रिएट करो मद्रास स्टेट से अलग करके। बाय अक्टूबर 1953 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनली उनको फोर्स कर दिया जाता है और वो क्रिएट करते हैं फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। लैंग्वेज के बेसिस पे पहला स्टेट क्रिएट होता है, दैट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को बनाया जाता है बाय सेपरेटिंग तेलुगु स्पीकिंग एरिया फ्रॉम मद्रास स्टेट से। जो पूरा पहले आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो आज देख रहे हैं उसे मद्रास स्टेट कहा जाता था, और तेलुगु स्पीकिंग पीपल को अलग कर दिया जाता है उससे, जिसे आंध्र प्रदेश हम लोग आज कहते हैं, और तमिल स्पीकिंग तुम्हारा तमिलनाडु में है। अब यह जो इंसिडेंट हुआ, जब इतना सारा डिमांड उठ रहा था लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट करने का स्टेट को, तो यह जो डिमांड फुलफिल हो गया पहला वाला, जबकि कमिटीज ने कहा था कि नहीं होना चाहिए। तो यह क्या कर देता, दिस ओपन द डोर्स फॉर क्रिएशन ऑफ अदर लिंग्विस्टिक स्टेट्स टू, और बाकी सब जगह पे भी डिमांड उठने लगा कि उन्हें भी पंजाबी स्पीकिंग पंजाब चाहिए, हरियाणवी स्पीकिंग हरियाणा चाहिए। तो इस तरह का डिमांड्स उठने लगा, और इस डिमांड को देखते हुए एक कमीशन का गठन होता है, दैट इज नोन एज फजल अली कमीशन। 1953 और 55 तक ये काम करती कमीशन। इट इंक्लूडेड फजल अली, के एम पनिकर और एच एन कुंजरू। इन सितंबर 1955 दिस कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, और इस कमिटी ने फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, लैंग्वेज के बेसिस पे जो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट किया जाना चाहिए, लेकिन जो वन लैंग्वेज वन स्टेट का थ्योरी था वो रिजेक्ट कर देती। ऐसा नहीं है कि अब तुम्हारा मलयाली स्पीकिंग पीपल जो है वो कर्नाटका में नहीं रह सकते, ऐसा नहीं, वो भी रहते हैं। अब ये फजल अली कमीशन के रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और एक्सेप्ट करने के बाद पार्लियामेंट में एक बिल लाया जाता है, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन बिल, और पास करने के बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। So on the basis of report of Fazal Ali Commission, State Reorganization Act 1956 was introduced, और 7th Constitutional Amendment Act पास किया जाता है 1956 में, टू रिमूव द डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्ट ए एंड पार्ट बी के बीच में, जो स्टेट के बीच में डिस्टिंक्शन था कि ये प्रिंसली स्टेट का है और ये तुम्हारा गवर्नर्स रूल स्टेट है, वो डिस्टिंक्शन खत्म कर दिया जाता है। अब सारे लोग क्या है, राज्य ही है। और पार्ट सी को जो है वो एबॉलिश कर दिया जाता है। इट रीडिफाइंड द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, और लैंग्वेज के बेसिस पे कुछ स्टेट्स को क्रिएट कर दिया जाता है। और 1956 तक करीब करीब 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। तो कौन से 14 यूनियन टेरिटरीज और 6 तुम्हारे 6 यूनियन टेरिटरीज रहते हैं, वो यहाँ पे है, याद कर लेना। उसके बाद अगर हम देखा जाए 1956 तक तो इतने थे, 1956 के बाद भी काफी सारे न्यू स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को क्रिएट किया गया, उनके लिस्ट जो है वो यहाँ है। तो यू शुड नो द सीक्वेंस कि कब कौन से स्टेट पहले क्रिएट हुए और कौन से स्टेट्स जो है और यूनियन टेरिटरीज बाद में हुए। नो नीड टू रिमेम्बर द एग्जैक्ट ईयर, बट यू शुड नो द सीक्वेंस कि कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। So this was all about today's lecture, union and its territory. Thank you for watching my lecture. कोई डाउट हो तो you can comment me, otherwise thank you.